हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेरिक वॉलकॉट की खूबसूरत रचना अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका की। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका जो पोम है, जो वर्क है, इसको लिखा गया था 1950s में और 1962 में इसको पब्लिश कराया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1950s में इसको कंपोज किया था और 1962 में इसको पब्लिश कराया गया था। अगर हम इसके थीम की बात करें तो इसका जो थीम है पोम का वो है वॉयलेंस, ब्रुटैलिटी एंड फीलिंग ऑफ लॉस। देखिए वॉयलेंस कैसे है थीम। देख इसमें जो है, जब ब्रिटिशर्स ने एज अ कॉलोनाइज़र उन्होंने जो था अफ्रीका के देश कीनिया को रूल किया, उसको कॉलोनाइज्ड किया, तो वहाँ का जो किकी ट्राइब था उन्होंने भी रिवेंज लिया। बदले में जो वायलेंस की, ब्रिटिशर्स को मारा। जब उन पर जुल्म किया जा रहा था तो माओ माओ जो एक रिबेलियन है, ये बहुत ही फेमस एक रिवॉल्ट है वहाँ का, कीनिया का, क्योंकि ट्राइब के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे जब एक जो साइड है यानी कि ब्रिटिशर है, जब उन्होंने कॉलोनाइज्ड किया अफ्रीकन्स को, तो बदले में अफ्रीकन्स के जो किकी ट्राइब थे उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को वॉयलेंटली, ब्रुटैलिटी के साथ किल किया, मारा। तो ये जो ब्रुटैलिटी है ये दोनों तरफ से अपनाई गई। ये जो एक बीस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ह्यूमन में दिखाई गई है। और ये जो पॉम है इसे 3 स्टेंजा में लिखा गया है। 3 स्टेंजा हैं इसके। कितने स्टेंजा हैं? 3 स्टेंजा है। फर्स्ट 2 स्टेंजा में उन्होंने बात की है ब्रुटैलिटी की, वॉयलेंस की, जो कि क्रिएट की गई है दोनों ही तरफ से। और थर्ड स्टेंजा में फीलिंग ऑफ लॉस है। फीलिंग ऑफ लॉस मीन्स जो डेरिक वॉलकॉट हैं उनके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर हैं, ग्रैंडमदर की साइड से वो अफ्रीका से रिलेटेड हैं और ग्रैंडफादर की तरफ से वो अपने ब्रिटिश से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ वो दोनों कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, क्योंकि दोनों ही उनकी जो हैं हेरिडेटरी है। बट अब वो जो ये वॉयलेंस देखते हैं दोनों तरफ से, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो किसी भी कंट्री की साइड नहीं ले पाते हैं। ना तो वो इन ब्रिटिश कल्चर को, यहाँ के लैंग्वेज को छोड़ सकते हैं और ना ही वो अपने रूट से अलग हो सकते हैं। तो वो एक डिलेमा में है, एक ही इज़ इन फिक्स परप्लेक्स हैं कि वो क्या करे, किस साइड को चुने और किसकी तारीफ़ करें, किसे क्रिटिसाइज़ करें। तो इन चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं। तो चलिए आज की इस पोम को स्टार्ट करते हैं। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाय डेरिक वॉलकॉट 1930-2017। तो सबसे पहले हम यहाँ शब्दों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ विंड इज़ रफलिंग द टॉनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका, kicking you quick as flies, batten upon the blood streams of the velvet. Corpses are scattered through a paradise. यहाँ पर विंड जो है तेज़ हवा के एक तेज़ हवा एक तरीके से ये मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। किसके लिए यूज़ किया गया है? ब्रिटिशर्स के लिए। विंड क्या है? ब्रिटिशर है। रफलिंग होता है जब कोई चीज़ बहुत शांति से एग्जिस्ट कर रही है और उसको आके डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो उसके लिए रफलिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। टोनी पेल्ट होता है एक पीले पीले जो येलो कलर की कोई घास हो और वो फैली हुई हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ऑफ अफ्रीका। किकियू ट्राइब है कीनिया का, और जिसने माओ माओ जो रिबेलियन था उसको स्टार्ट किया था। क्विक एज फ्लाइज, फ्लाइज यानी मक्खियाँ। बैटन अपॉन होता है सपोर्ट करना।
ब्लड स्ट्रीम्स होता है खून की नदियाँ ऑफ द वेल्डेड। वेल्डेड है घास के पीले मैदान, कॉप्सेस डेड बॉडीज, स्कैटर्ड बिखरा हुआ होना, तो पैराडाइज हेवन। तो चलिए लाइंस को समझते हैं, शब्दों को हमने, वर्ड्स को हमने समझा है। अ विंड इज़ रफली द टॉनी बेल्ट। विंड यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक तेज़ आंधी की तरह आए हैं, इज़ रफलिंग द टॉनी बेल्ट। और जो एक शांत जो वहाँ की जो ज़मीन थी, वहाँ की जो ज़िंदगी थी अफ्रीका की, उसको उन्होंने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। डिस्टर्ब कैसे कर दिया है? क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो वहाँ पर आए, वो व्यापार करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, बट उनकी जो सीक्रेट मंशा थी वो तो सभी को ही पता है कि कॉलोनाइज्ड किया उन्होंने अफ्रीका को। तो उन्होंने जो है पूरी तरह से अफ्रीका की जो शांत वातावरण था उसको डिस्टर्ब कर दिया। किकू ट्राइब क्विक एज फ्लाइज। और वो वहाँ का जो किकू ट्राइब है वो मक्खियों की तरह बहुत तेज़ है। वो उसकी एक एट्रीब्यूट को बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे। बेटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ द वेल्डेड। तो अब क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स ने अफ्रीकन्स के ऊपर जुल्म किया तो जो किकू ट्राइब है ये स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा तेज़ है, वॉयलेंस में बिलीव करता है। तो इन्होंने भी क्या किया, बदला लेने के लिए बदले में क्या किया, सपोर्ट किया किसको, वॉयलेंस को। और वहाँ पर वहाँ की जो पीले घास के मैदान हैं वहाँ पर क्या हुआ, खून की नदियाँ बह गई। क्योंकि जब दोनों तरफ से ही ब्लड शेड हुआ तो खून की नदियाँ बह गई। कॉप्सेस आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज। और क्या हुआ, पूरी तरह वो जो एक स्वर्ग की तरह उनकी जो अफ्रीका की ज़मीन, पहले वहाँ पर लोग एक शांति पीसफुली रहते थे, एक हेवन की तरह वहाँ की एटमॉस्फेयर थी। अब वहाँ पर सिर्फ क्या है, खून की नदियाँ बह रही हैं और जो डेड बॉडीज़ हैं लोगों की वो बिखरी हुई हैं, यानी कि हर तरफ ब्लड शेड है। नेक्स्ट लाइन्स को देखते हैं। ओनली द वॉर्म कॉलोनल ऑफ कैरियन क्राइज वेस्ट नो कंपैशन ऑन दीज सेपरेट डेड statistics justify and scholar sees the salience of colonial policy। तो यहाँ शब्द समझते हैं वर्ड्स को। वॉर्म होता है कीड़ा, कॉलोनल ऑफ कैरियर होता है, कैरियन होता है, कॉलोनल ऑफ कैरियर जो बहुत ही तुच्छ सोच का होता है ब्रिटिश में। क्राइज वेस्ट नो कंपैशन यानी अपनी जो सिंपैथी है, स्टैटिस्टिक यानी जो भी उनकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको जस्टिफाई करना। द सेलियंस फीचर्स ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। तो देख लेते हैं, लाइंस को समझते हैं दोस्तों। ओनली द वॉर्म कॉलोनल ऑफ कैरियन, वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो बहुत ही तुच्छ सोच रखता है और एक कर्नल है वो एक कीड़े के समान है। वो घृणा से उसको कहते हैं। घृणा क्यों दिखा रहे हैं डेरेक वॉलकॉट? क्योंकि अभी जो है जो उनकी पॉलिसीज़ हैं ब्रुटैलिटी की, वॉयलेंस की, जो भी वो उनके ऊपर कमिट कर रहे हैं अफ्रीकन्स के ऊपर, तो उनको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो घृणा के साथ उसकी तुलना कीड़े के साथ करते हैं। और वो कहते हैं कि कॉलोनल ऑफ कैरियन जो कि वो तुच्छ सोच वाला जो कर्नल है वो चिल्लाता है, वेस्ट नो कंपैशन ऑन दीज सेपरेट डेड, कि ये जो मरे हुए लोग हैं, कौन, कि या अफ्रीकन जो लोग हैं, इनके ऊपर अपनी सिंपैथी दिखाकर अब उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए अपनी फीलिंग्स को, कि ये इसी लायक हैं जो हम उनके साथ कर रहे हैं, ये इनके साथ हम अच्छा जस्टिफिकेशन है, कोई हम गलत नहीं कर रहे हैं। यानी कि वो अपनी स्टैटिस्टिक्स जस्टिफाई, वो अपनी पॉलिसीज़ को जो भी उन्होंने कॉलोनियल ने अपनी पॉलिसीज़ बनाई अफ्रीकन्स के लिए, वो उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं स्कॉलरसीज़। और जो वो सोचते हैं, जो भी उनकी उन्होंने उनके ऊपर रूल करने की उनकी जो सोच है वो बिल्कुल सही है। द सेलियंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसी, और वो इस कॉलोनियल पॉलिसी के जो फीचर्स हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इनको सही मानते हैं और सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, जो कि ये कम्प्लीटली गलत जो है उनकी पॉलिसीज़ थी, जो कि उन्होंने एज अ कॉलोनियल अपनाई। What is that to the white child hacked in bed to savages expendable as Jews? अब जो है डेरेक वॉलकॉट हैं, जो पॉइट हैं, वो सवाल करते हैं, व्हाट इज़ दैट टू द वाइट चाइल्ड हैक्ड इन अ बेड टू सैवेजेस एक्सपेंडेबल एज ज्यूस। वो कहते हैं कि ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो अपनाई गई हैं, इसके जो फीचर्स हैं जिनको वो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कहाँ तक ठीक हैं। ब्रिटिशर्स जो हैं
कॉलोनाइज़र जो है वो यूज़ कर रहे हैं वायलेंस का, ब्रुटैलिटी का, और जो है उनको मार रहे हैं अफ्रीकन्स का, तो बदले में जो अफ्रीकन्स है वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी जो है वायलेंस को अपना रहे हैं, वो भी बदले में खून का बदला खून से ले रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो इन पॉलिसीज़ से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बदले में क्या किया जा रहा है, जो वाइल्ड चाइल्ड है यानी बच्चों तक को उनके बेड में ही मार दिया जा रहा है, यानी बच्चों पर भी कोई दया नहीं दिखाई जा रही है इस जो है वायलेंस के दौरान टू सैवेजेस। और जो अफ्रीकन है उनको भी बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है। एक्सपेंडेबल एज ज्यूस, एक्सपेंडेबल होता है जो यूज़ करके थ्रो कर दिया जाता है, यानी कि वर्थलेस समझ के फेंक दिया जाता है। अब वो कह रहे हैं जैसे कि हिटलर ने ज्यूस को मारा था, ऐसे ही वर्थलेस समझकर ऐसे ही बच्चों को और अफ्रीकन्स को मारा जा रहा है वर्थलेस समझकर। तो इन पॉलिसीज से क्या हासिल हो रहा है, क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। Thrashed out by beaters, the long rushes break in a white dust of ibises, whose cries have wheeled since civilization's dawn from the parched river of beast teeming plain। तो कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं। थ्रेस्ट होता है ज़ोर ज़ोर से पीटना, जैसे कि हमने अनाज की फसल को देखा है, उसको थ्रेशर मशीन के द्वारा उसके भूसे को और अनाज को अलग किया जाता है। पहले ये मशीन्स नहीं थे तो हाथों से पीट पीट कर उसको अलग, अनाज और भूसे को अलग किया जाता था। बीटर्स यानी कि जो बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं, अफ्रीकन्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। द लॉन्ग रशेस ब्रेक, लॉन्ग रशेस यानी कि लंबी लंबी जो गेहूं की जो बालियां हैं, या फिर दूसरे शब्दों में लॉन्ग रशेस यानी तेज़ी से भागना। इन अ वाइड डस्ट ऑफ इबीसस, इबीसस दोस्तों अफ्रीका में एक पक्षी होता है, लॉन्ग बीक होती है उसकी, उसको कहा जाता है। व्हील्ड होता है सुनाई दिया जाना। पाज्ड हो रिवर है यानी सूखी हुई नदी। बीस्ट टीमिंग यानी जानवरों से पूरी तरह भरा हुआ। प्लेन यानी मैदान। तो चलिए लाइंस को देख लेते हैं, समझते हैं। थ्रेस्ड आउट बाय द बीटर्स, अब वो कह रहे हैं कि जो अफ्रीकन्स हैं वो शुरू से ही जो हैं वो काफ़ी, उनकी ज़िंदगी में वायलेंस की जगह रही है। कैसे रही है कि वो ज़ोर ज़ोर से जो है गेहूं को भूसे से अलग करने के लिए बीटते हैं, यानी अपनी फसलों को भी इस पर भी वो बीट करते हैं, मार करते हैं, तब जाकर एक भूसा जो है अनाज से अलग होता है। द लॉन्ग रशेस ब्रेक इन अ वाइड डस्ट ऑफ इबीसस whose cries have wheels in civilization stone। और वो कहते हैं कि वे जो है शुरुआत से ही जो है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए वायलेंस जो है उनकी ज़िंदगी में उसकी बहुत ही एक जगह रही है। कैसी रही है कि ये जो इबिसस पक्षी है, ये जब अपनी घोंसलों में या अपनी पेड़ों में छुपा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाकर और ड्रम बजाते हैं, जिससे कि ये जो पक्षी है ये वहाँ जंगलों में से बाहर निकल जाता है शोर सुनकर, और ये लोग उसका शिकार कर लेते हैं। यानी शिकारी प्रवृत्ति के स्टार्टिंग से ही है। और जो इसकी चीख है इस पक्षी की, विशेष पक्षी की, जो है हर तरफ सुनाई दी जा सकती है। कहाँ कहाँ मतलब कहाँ कहाँ सुनाई दी जा सकती है, कहाँ कहाँ तक देती है इसकी चीखें जब इनका शिकार किया जाता है। तो सूखी हुई रिवर से लेकर जानवरों से भरे हुए प्लेन मैदानों तक इनकी चीखों को आराम से सुना जा सकता है। और ये कार्य जो है, ये जो शिकार करने की एक प्रवृत्ति है, ये शिकार का एक सिलसिला है, ये शुरुआत से ही, जब से कि अफ्रीका की सिविलाइजेशन का डॉन हुआ है, जब से उदय हुआ है, तब से ही ये कार्य चला आ रहा है। यानी कि इनकी प्रवृत्ति हमेशा से ही जो है वायलेंट रही है। तो इनके लिए भी ये कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो या अफ्रीकन्स हो, दोनों को ही वो क्रिटिसाइज़ उनकी ब्रूटैलिटी के लिए करते हैं। The violence of beast on beast is read as natural law, but a upright man seeks his divinity by inflicting pain। अब यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि जब एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है या उसका शिकार करता है या उस पर वायलेंस कमिट करता है, तो ये क्या माना जाता है, एक नेचुरल लॉ माना जाता है। नेचुरल लॉ कैसे कि एक जानवर जब दूसरे जानवर को खाता है तो मार कर खाता है, शिकार करता है, ये एक नेचुरल लॉ है। क्योंकि जब एक जानवर दूसरे को नहीं खाएगा तो वो पेट कैसे भरेगा,
बट अपराइट मैन, पर क्या ये इंसानों के लिए सही है? सीक्स इज डिविनिटी बट अपराइट मैन, पर वो ब्रिटिशर्स को कहते हैं जो अपने आप को बहुत ही दैवीय रूप वाला मानते हैं, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते हैं, अपराइट मानते हैं, सही मानते हैं। तो ये जो तकलीफ़ है जो वो इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं किस पर? अफ्रीकन्स पर। तो क्या वो ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने आप को बिल्कुल सही मानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लोग हैं। Delirious as these worried bees, his wars dance to the tightened carcass of a drum, while he calls courage still that native bread of white peas contracted by the dead। तो शब्दों को, वर्ड्स को समझ लेते हैं। डेलीरियस होता है कंफ्यूज्ड, वरिड बीस्ट यानी परेशान, जो ये चाहे वो ब्रिटिशर्स हों चाहे वो अफ्रीकन्स हों उनके लिए यूज़ किया गया है। डांस टू टाइटन कारकस, टाइटन कारकस होता है किसी भी मृत पशु जानवर की जो स्किन होती है उसको उतार लिया जाता है और फिर ड्रम, और उसको ड्रम पर चढ़ा दिया जाता है और एक ड्रम का रूप दे दिया जाता है, एक ढोल का रूप दे दिया जाता है। वाइल ही कॉल्स करेज स्टिल हैव नेटिव ब्रेड ऑफ वाइट पीस कंट्रैक्टेड बाय द डेड। डेलीरियस एज दीज वरीड बीस्ट, वो कहते हैं कि ये जो अफ्रीकन्स हैं या फिर ब्रिटिशर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। क्यों है? क्योंकि ये एक तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पीसफुल मानते हैं और ये मानते हैं कि ये जो भी कर रहे हैं शांति के लिए कर रहे हैं, पर ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही वॉयलेंस को कमिट कर रहे हैं, दोनों ही लड़ाई और ये जो खून खराबा है इसको, इस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, हिज वॉर, अपनी ये जो लड़ाइयाँ हैं जो लड़ रहे हैं, डांस टू द टाइटन ऑफ कार्कस ऑफ ए ड्रम, और क्या कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ब्लड शेड कर रहे हैं और फिर उसको, उस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट भी कैसे करते हैं कि उन्हीं मरे हुए लोगों की चमड़ी से ड्रम बनाते हैं। इसका कहने का भाव ये है कि उन्हीं लोगों की लाशों पर ये लोग डांस करते हैं और सोचते हैं कि इन्होंने जो किया है वो सही किया है। वाइल ही कॉल्स करेज टिल दैट नेटिव ड्रेड ऑफ वाइट पीस कंट्रैक्टेड बाय द डेड, और इस करेज को, और इसे मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा करेज का काम है, बहुत ज़्यादा साहस का काम है जो भी लोगों के साथ वहाँ के ये कर रहे हैं। और इस डर में वाइल ही कॉल्स करेज, और इसे करेज बताते हैं, दैट नेटिव ब्रेड, जबकि जो अफ्रीकन लोग हैं वो इसे मानते हैं कि वो एक वो इसे सही इसलिए मानते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि वो इसे रिटर्न में कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स आए हैं और उन्होंने उनके नेटिव लैंड पर आकर अटैक किया है, उनको कॉलोनाइज्ड किया है। तो वो बदले में अपने आप को इस डर से बचाने के लिए, जैसे कि वो पक्षी डर से बचने के लिए दूर दूर भागते थे, और ये अफ्रीकन से हैं अपनी भूख मिटाने के लिए उनका शिकार करते हैं। इसी तरीके से अगर वो बदले में उन पर अटैक कर रहे हैं तो वो कुछ गलत नहीं है। ऑफ वाइट पीस कंट्रैक्टेड बाय द डेड, और ये जो सफ़ेद लोग हैं यानी कि ब्रिटिशर्स हैं, बदले में जो भी वॉयलेंस इन पर हम कर रहे हैं, ब्रिटिश अफ्रीकन से मानते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है, सही है इन लोगों के साथ। अगेन ब्रिटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड्स अपॉन द नैपकिन ऑफ डर्टी कॉज, तो ये लास्ट स्टैंजा की तरह हम बढ़ रहे हैं। अगेन ब्रिटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड्स अपॉन द नैपकिन ऑफ डर्टी कॉज, अब यहाँ पर ब्रिटिश का मतलब है अफ्रीकन्स की क्यू ट्राइब, नेसेसिटी ज़रूरत, वाइप्स इट्स हैंड अपने हाथों को साफ करना, नैपकिन ऑफ डर्टी कॉज, और ये जो उनका गलत कारण है, कॉज है, रीज़न है। अब जो अफ्रीकन्स हैं वो अपनी जो एक्ट है वायलेंस का, बदला लेने की जो प्रवृत्ति है, ये जो भी अपने बचाव में, वो कहते हैं कि ये सब कुछ तो उनका एक ज़रूरत है क्योंकि ब्रिटिशर जो है उनको कॉलोनाइज्ड किया है, गुलाम बनाया, उन पर जो है एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो वो इसलिए ये एक समय की उनकी ज़रूरत बन गई है। हालांकि ज़रूरत की बात सही है बट जो है उनके नेचर में ही वॉयलेंस शामिल है। और वो कहते हैं कि अब वो जो अपने इस हाथ हैं, खून से रंगे हुए हाथ हैं, जिस नैपकिन से भी वो साफ़ कर रहे हैं उसका तो वो नैपकिन ही पहले से गंदा है, यानी कि वो रीज़न बताते हैं कि वो तो वो खुद शांति के पुजारी हैं बट ब्रिटिशर्स से बदला लेने के लिए वो ये ब्लड शेड कर रहे हैं। तो ये जो कॉज है ये भी कहीं ना कहीं वो इसे गलत मानते हैं, डर्टी मानते हैं। अगेन अ वेस्ट ऑफ आर कंपैशन
एज विद स्पेन। अब वो कह रहे हैं कि स्पेन में भी 1930s में जो था एक जो वो चला था, क्रांति हुई थी, ब्लडशेड हुआ था। तो वो कहते हैं कि जैसे स्पेन में दोनों पार्टीज़ का साथ देना, दोनों पार्टीज़ के लिए सिंपैथी दिखाना गलत है, दोनों को सही ठहराना गलत है, क्योंकि दोनों ने ही ब्लडशेड किया था, ब्रुटैलिटी को अपनाया था। कंपैशन दिखाना हमारे लिए बेकार ही है, क्योंकि यहाँ भी सेम वही चल रहा है ब्रिटिशर्स और अफ्रीकन्स के साथ। तो द गोरिल्ला रेसलर्स विद द सुपरमैन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, गोरिल्ला जो है यूज़ किया गया है अफ्रीकन्स के लिए और सुपरमैन यूज़ किया गया है ब्रिटिशर्स के लिए। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी सेम हो रहा है, गोरिल्ला यानी कि जो अफ्रीकन्स हैं वो लड़ रहे हैं किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, और दोनों ही अपने आप को सही मानते हैं, पीसफुल मानते, पर दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत हैं। आई हु एम पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ, पॉइजन्ड यानी कि बहना, बहना खून में रगों में बहना। वेयर शैल आई टर्न डिवाइडेड टू द वेन, आई हु हैव कर्स द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल, हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव। अब यहाँ पर वो कहते हैं, अब यहाँ जो लास्ट एंजा है इनकी, लास्ट जो ये 6 to 8 लाइन्स है, उसमें जो है डेरेक वॉलकॉट है अपनी कन्फ्यूज़न को बताते हैं, वो अपने डिलेमा को बताते हैं, कैसे वो दोनों देशों के साथ जुड़े हुए हैं। उनके जो दादा थे, ग्रैंडफादर थे, वो एक ब्रिटिशर्स थे, और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अफ्रीकन थी। तो वो दोनों ही देशों के साथ अपने खून से जुड़े हुए हैं, और वो इस कन्फ्यूज़न में है कि वो किसका साथ दें, किसको सही ठहराए, किसको गलत ठहराए, और किसके कौन सी कंट्री को चूज़ करें। तो आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ, वो कहते हैं कि मैं वो हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो दोनों ही खून के साथ, मेरी रगों में दोनों का ही खून बह रहा है, दोनों ही के साथ मुझे मोहब्बत है। वेयर शैल आई टर्न, मैं किस तरफ मुड़ूँ, यानी मैं किस कंट्री का साथ दूँ, मैं इस दुविधा में फंस गया हूँ कि मैं किसकी तरफ जाऊँ, या तो मैं ब्रिटिश बन जाऊँ, या फिर मैं अफ्रीका की तरफ मुड़ जाऊँ, अफ्रीकन का साथ दूँ पूरी तरह कम्प्लीटली डिवाइडेड टू द विन। और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी इन बातों में ही, इन जो खून के रिश्ते, खून का एक कनेक्शन है, इसी में ही मैं भट गया हूँ, और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँ, किस तरफ मुड़ूँ, और किस कंट्री का साथ दूँ। आई हु हैव कर्स्ड, अब वो कह रहे हैं कि कर्स्ड होता है कोसना, द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल। वो कहते हैं कि ब्रिटिश रूल के एक ऑफिसर है जो पूरी तरह से, जिसने पी हुई है, शराब में वो डूबा हुआ है, वो कहते हैं कि मैं उसको कोस रहा हूँ। हाउ चूज़, क्योंकि वो जो है अपनी पॉलिसीज़ हैं जो वो अपना रहे हैं वायलेंस की, अफ्रीकन्स के अगेंस्ट वो कमिट कर रहे हैं, तो वो उसके लिए उनको कास्ट करते हैं। हाउ चूज़ बिटवीन दिस अफ्रीका इन द इंग्लिश टंग आई लव, वो कहते हैं कि ये जो इंग्लिश लिटरेचर है वो उसको भी प्यार करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है उसको भी प्यार करते हैं, अफ्रीकन जो रूट्स है, अफ्रीकन कल्चर है, वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहते। तो वो इसके बीच में कंफ्यूज है और परप्लेक्स्ड है, इन डिलेमा है। तो वो कह रहे हैं मैं कैसे इन दोनों के बीच में से एक को चूज़ करूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लिए दोनों ही जो है मोहब्बत के लायक, मैं दोनों से ही प्रेम करता हूँ, बिकॉज दोनों से ही मेरा खून का रिश्ता है। बिट्रे देम बोथ, या फिर मैं दोनों को ही छोड़ दूँ, दोनों को ही धोखा दे दूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और गिव बैक व्हाट दे गिव, और वो ही वापस करूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। अगर ब्रिटिशर मुझे प्यार देते हैं तो मैं उन्हें प्यार दूँ, और यदि अफ्रीकन्स मुझे धिक्कारते हैं या प्यार करते हैं तो सेम ही मैं उनके साथ करूँ। हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर, वो कहते हैं कि ये जो वायलेंस है, ये जो खून खराबा है, जो चारों तरफ बिखरा हुआ है, लाशें हैं, खून की नदियाँ हैं, तो वो कह रहे हैं मैं इन सबको कैसे देखूँ, मैं इसको सही कैसे ठहरा सकता हूँ, चाहे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा हो या फिर अफ्रीकन्स के द्वारा, क्योंकि दोनों तरफ उन्हीं के ही लोग हैं, है तो इंसानियत ही, और वो दोनों ही तरफ से जुड़े हुए हैं, तो वो दोनों की ही जो पेन है उसको फील करते हैं। और वो कहते हैं मैं कैसे शांत रह सकता हूँ जब ये ऐसा खून खराबा हो रहा है, स्लॉटर हो रहा है, तो वो कैसे शांत रह सकते हैं। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम, और या मैं फिर इन सब से कैसे मुँह मोड़ सकता हूँ, या फिर मैं बिल्कुल ही इन सब से अलग हो जाऊँ, जो हो रहा है उसको ना मैं कोई नाम दूँ ना कुछ कहूँ, तो जो चल रहा है चलने दूँ, उसको बिल्कुल ही ना सोचूं। तो वो कहते हैं ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो इसी कंफ्यूजन में ये वो इस पोएम को एंड कर देते हैं, तो कोई डिसीज़न वो नहीं ले पाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने बहुत अच्छे से इस पोएम को समझा होगा, हम बहुत अच्छे से समझाते हुए चले हैं वर्ड टू वर्ड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वर्क में नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।